हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व्ड एंड पेडोलॉजी क्वेश्चंस हैं और इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस दोनों हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो आपके सीटेट 2025 एग्ज़ाम आने वाला है उस ये जो प्रीवियस पेपर हम कर रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो हम रोज़ डेली 15 क्वेश्चंस जो आपके सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पॉइंट हम विद एक्सप्लेन कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे। एक शिक्षिका हैं, अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती हैं। देखिए आप देख सकते हैं, एक शिक्षिका है और अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकते हैं। विविधता मतलब भिन्नताएं। विविधताएं मीन्स भिन्नताएं। तो अलग अलग टाइप के क्लास में क्या हैं, छात्र हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के छात्र हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ए पढ़िए, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। बी, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। सी, विभिन्न अधिगम शैलियों जो शैलियाँ हैं उनको समायोजित करके। डी, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी या ए बी सी डी, या ए बी डी या बी सी डी। तो हम पहले ऑप्शन आप पढ़ चुके हो, विविधताओं की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, विविधताओं की। हर बालक में हर बालक में क्या होता है, शारीरिक, और आप पढ़ चुके हैं मानसिक, बौद्धिक, है ना। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक समयगात्मिक आदि बुद्धियाँ होती हैं। आदि जो होता है व्यक्तित्व होता है, सब में अलग अलग होता है ना। तो सबको अब सब अपने आधार पर क्या करते हैं, सब बच्चों को अपने इस आधार पर हम टीचर को स्वीकार करना चाहिए, भिन्नताओं को उनकी स्वीकार करना चाहिए। सभी बच्चे क्या होते हैं, सब शिक्षक के लिए तो समान है, लेकिन जो उनमें अलग अलग भिन्नताएं, उनकी बौद्धिक क्षमताएं हो गई, शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, समयगात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी क्षमताएं सभी विद्यार्थियों में अलग अलग होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बच्चों की भिन्नताओं का स्वीकार करना चाहिए और उन्हें महत्व देना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आपको बिल्कुल सही है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, हाँ, संसाधन के रूप में यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल। एंड सी की बात करें, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। यस, हमें जो ये बच्चे होते हैं शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वाले जो बच्चे होते हैं जिनमें अलग अलग योग्यताएं होती हैं, तो हम उस सभी बच्चों के लिए एक ही अधिगम शैली तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग अधिगम शैली यूज़ करनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें समायोजित करना चाहिए। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी, बी बी और सी बी। और ऑप्शन कहाँ पे है, ए बी सी सही। डी नहीं जाएंगे क्योंकि डी में बोल रहा है कि मानदंड निर्धारित करके। मानदंड थोड़ी निर्धारित करेंगे हम बच्चों के लिए कोई निर्देश देकर, है ना। तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन ए में ए भी है, बी भी है एंड सी भी है। तो ए इज़ करेक्ट है। फर्स्ट का ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका हैं और अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से रखने को कहती हैं और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती हैं। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही हैं। देखिए वो कह रही हैं शिक्षिका कि किनारे में जो रुई है उसे ढका रहने को कहती हैं, और छुओ वाला और अनुभव करो वाला क्या कह रही हैं, छुओ तथा अनुभव करो सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती हैं। वो सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी की बात कर रहे हैं या दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी की बात कर रहे हैं, श्रवण विकलांग विद्यार्थी या सीख न सकने वाले विद्यार्थी। यहाँ पे देखिए छुओ तथा अनुभव करें, हम जाएंगे बी के साथ क्योंकि दृष्टि विकलांग विद्यार्थी इसमें की छात्राओं की आवश्यकता पूर्ति करने का शिक्षक जो हैं प्रयास कर रही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो सेकंड का बी इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। थर्ड, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं। अच्छा, हमें प्रतिभाशाली बच्चों की बात कर रहे हैं हम, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनके सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम क्या होंगे। ए,
उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करना। बी, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानदंडों का काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करना। नो, हम बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम उन्हें पुरस्कार दे के उपहार दे के प्रेरित करें वो नहीं, क्योंकि वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं है ना। प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रत्यास्मरण नहीं हमें एक देना, बच्चों को एक रटवाना नहीं है, और उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने का अवसर देना। हाँ, हम उनको क्या देंगे, उनको चिंतन को प्रेरित करेंगे, उनको समस्या समाधान के लिए करने के लिए कहेंगे, ताकि वो उन विचारों में व्यस्त रहें, है ना। क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों की बात चल रही है, सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वो करें हम जो ऐसे कार्यक्रम जिनमें वो चिंतन करें, प्रेरित रहें, विविध विचार दें अपने अपने तरीके से, क्योंकि सभी बच्चों में अपनी अपनी क्या होती है, एक समस्या समाधान करने की योग्यता होती है, क्षमता होती है। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, थर्ड का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा है, विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछ रहा है विद्यार्थियों की असफलता के बारे में, कि विद्यार्थी असफल क्यों हो रहे हैं। देखिए, ए, विशेष जातियों और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। नहीं, ये तो नहीं है। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। नहीं, ये ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थी असफल इसलिए होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता कि जो उनके लिए क्या हो, सार्थक हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि शिक्षण विधि सही नहीं अपनाई जा रही हो। ठीक है, नेक्स्ट, विद्यार्थी असफल इसलिए होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान ना रख रही हो। हाँ, ये भी हो सकता है। अगर आप ध्यान दें कि डी में और सी में, मुझे सी और डी इसलिए ठीक लग रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी असफल इसलिए हो सकता है कि हम शिक्षण जो तरीका है हमारा पढ़ाने का वो सही ना हो, या विद्यालय व्यवस्था की कोई गलती हो कि उनकी आवश्यकताएं और अभिरुचियों का ध्यान ना रखा जा रहा हो। तो सी और डी मुझे सही लग रहे हैं, है ना। असफलता के बारे में निम्नलिखित कथन ये सही है, तो सी और डी जहाँ आपको दिख रहे हैं वहाँ देखिए बी डी सी, हाँ सी डी देखिए बी में दिख रहा है हमारा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सी और डी दोनों हैं, तो फोर्थ के हम बी के साथ जाएंगे, फोर्थ का बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दो विद्यार्थी हैं और एक ही अवतरण को पढ़ रहे हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या एक सत्य है। कैसे, कितने विद्यार्थी हैं, दो, और कितने टॉपिक को पढ़े, एक ही अवतरण को पढ़ रहे हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ रहे हैं, फिर भी बिल्कुल अर्थ लगा रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग अर्थ लगा रहे हैं। कैसा अर्थ लगा रहे हैं, अलग अलग। ठीक है, अलग अलग अर्थ लगा रहे हैं। ऑप्शन ए पढ़िए, संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। संभव नहीं है, विद्यार्थी को उसे दोबारा पढ़ाना चाहिए। संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण, विविध शैलियों, विविध विधियों से प्रभावित करते हैं। हाँ, ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के जो अधिगम को विविध कारण और विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। क्यों, जो दो विद्यार्थी हो सकता है वो अलग अलग मनोवृत्ति के हों, है ना, उनकी अभिवृत्ति सबकी अलग अलग होती है, तो मनोवृत्ति के हों अलग अलग, और उनका जो क्या हो, परिवेश हो, जिस वातावरण से वो आए हों उसके अकॉर्डिंग वो आंसर कर रहे हों। तो मनोवृत्ति और परिवेश दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि दोनों विद्यार्थी अपनी अलग अलग मनोवृत्ति और अलग परिवेश के अनुसार आंसर देंगे, एक ही अवतरण को बनाएंगे लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न लगाएंगे। ठीक है, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण और विविध विधियों से प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी, 5 का डी इज करेक्ट। चलिए, 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आप देख सकते हैं, एनसीएफ की बात चल रही है। एनसीएफ 2005, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, अधिगम अपने स्वभाव में डैश एंड डैश है। अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होता है, हमेशा अधिगम अपने स्वभाव में हमेशा सक्रिय होता है और सामाजिक होता है। सक्रिय, सरल, नो, निष्क्रिय तो होता ही नहीं है, नॉट पैसिव, इट्स एक्टिव, है ना।
तो अब बात करेंगे हम बी के साथ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2005 की बात करें तो जो लर्निंग होती है वो हमेशा, जब बच्चे लर्निंग कर रहे होते हैं तो वो हमेशा कैसे होते हैं, वो हमेशा सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। जब बच्चा एक्टिव होता है तो अपने ज्ञान का निर्माण करता है, ज्ञान का अर्जन करता है, और जब वो ऐसे वातावरण में रहता है सक्रिय अधिगम का निर्माण करता है, और जब सक्रिय अधिगम का निर्माण करेगा तो उसे माहौल भी कैसा मिलेगा, उसका अधिगम सीधे सीधे संबंधित किससे होता है, एक सामाजिक अंतःस्थिरण से। ठीक है, तो सामाजिक, तो हम जाएंगे इसलिए ऑप्शन बी के साथ, तो 6 का बी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। हमें क्या करना है, बच्चों को स्वतंत्र रूप से चिंतन की बात कर रहे हैं और प्रभावी शिक्षार्थी बनाने की बात चल रही है। तो हम ऑप्शन के सब पढ़ेंगे पहले। ऑप्शन रीड करिए। ऑप्शन ए, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। नेक्स्ट बी, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना चाहिए। नेक्स्ट सी, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। नेक्स्ट, छोटे छोटे इकाइयों खंडों में जानकारी प्रदान करना। अगर विद्यार्थियों को हमें स्वतंत्र रूप से चिंतन कराना सिखाना है तो हमें संगठित तरीके से जानकारी और पुनः स्मरण करने में सरल हो, नो, हमें इसके साथ नहीं जाना है, ऑप्शन ए रॉन्ग। प्रत्येक सफलता के लिए पुरस्कार देना, नो नो, बहाया विपरीत नहीं करना है। विद्यार्थी को सिखाना है किस प्रकार से अपने अधिगम को अन्वेषण करें, हाँ, हमें विद्यार्थी को सिखाना चाहिए कि वो अपने अधिगम का अन्वेषण करें, मतलब मॉनिटरिंग करें। ठीक है, मॉनिटरिंग करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। विद्यार्थी खुद ही जब अपने अधिगम का अन्वेषण करेगा तो उससे क्या होगा, चिंतन होगा, स्वतंत्र रूप से चिंतन करेगा और सक्षम बनेगा। तो ऑप्शन सी, 7 का सी इज करेक्ट। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। यदि कोई शिक्षिका चाहे उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलाप में लगाना चाहिए जिनमें विद्यार्थी कैसे क्रियाकलाप में रहे, समस्या समाधान, है ना। आप देख सकते हैं कि विद्यार्थी के अंदर समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, शिक्षिका चाहती है। तो अब हम उनसे पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना, हाँ, जब बच्चे से हम पूछेंगे बच्चा तर्क लगाएगा, डिसीजन लेगा, है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करेगा, तो बच्चा कैसा रहेगा, समस्या समाधान में कौशल उसके अंदर विकसित होगा। अगर हम बहुविकल्पीय प्रश्न देंगे, नो। प्रत्यास्मरण रटना समझना नहीं, ड्रिल अभ्यास नहीं। हमें बच्चों को कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जो उसके मानसिक विकास कर सकें, ठीक है, और उसको क्या दें, उसे रुचि लगे, वो मोटिवेट हो। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, बच्चा तर्क करना सीखेगा, अपने निर्णय लेना सीखेगा। तो 8 का ए इज करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। जब बच्चा कक्षा में पहुंचता है तो उसकी भोली अवधारणाएं होती हैं क्या। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है, शिक्षक के हौसलों को प्रश्न करता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, शिक्षक किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक करता है। हाँ, कक्षा तक पहुंचने वाले जो बच्चों की भोली अवधारणाएं होती हैं उसको जानने के लिए शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को क्या बनाता है, अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में एक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, 9 का डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से तत्व जो हैं अधिगम को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। भाई अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व आपको पता ही है, हमने जब पढ़ा था लर्निंग को प्रभावित करते तो परिपक्वता करेगा, शिक्षार्थी का उत्प्रेरण बिल्कुल करेगा, मेथड जो हमारे टीचिंग मेथड्स है वो भी करेंगे, और शिक्षार्थी का शारीरिक स्वास्थ्य भी और संवेगात्मक स्वास्थ्य भी दोनों मैटर करती हैं। तो सारे ऑप्शन अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो हम जाएंगे ए बी सी डी चारों के साथ। वो कहाँ पर हैं, वो हैं आपके ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी देख सकते हैं आप। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन हैं, परिपक्वता, उत्प्रेरणा, युक्तियाँ एंड स्वास्थ्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में चलिए, सार्थक अधिगम क्या है। सार्थक अधिगम वह अधिगम होता है जिसमें बच्चा क्या होता है, अपने अनुभव से और सक्रिय रहकर ज्ञान का निर्माण करता है। मैंने अभी आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले।
ऑप्शन ए, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना का सक्रिय निर्माण, बिल्कुल सही बात है। उद्दीपक और उत्तर के बीच युग्मन और सहचार्य है, नहीं। वयस्कों और अधिगम जो सक्षम साथियों का अनुकरण करेगा, नहीं, है ना। सार्थक अधिगम वो है जिसमें क्या होगा, निजी अनुभव से ज्ञान का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 11 का ए इज करेक्ट। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है ना, ये बात हो रही है कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए करना है हमें। बच्चों को यही सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखें और सुधार सकते हैं। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों को उन धारणाओं को जानना जिन्हें वो लेकर आते हैं, या विद्यार्थियों से उच्चतम स्तर के प्रश्न के उत्तर की अपेक्षा करना। उन्होंने पूछा है कि नहीं है, शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो हमेशा शिक्षार्थी हमें विद्यार्थियों की धारणाओं को जानना चाहिए, बात सही है। उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करनी चाहिए, हाँ। बच्चों को यह सिखाना कि वे अधिगम प्रयासों को कैसे देखें, सुधार सकें, हाँ। लेकिन हम विद्यार्थियों से उच्चतम स्तर के प्रश्नों के उत्तर की जांच नहीं करेंगे, ना अपेक्षा करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, 12 का डी इज करेक्ट। हमें अधिगम को प्रभावशाली बनाना है, हमें बच्चों को उच्चतम स्तर से प्रश्न नहीं पूछने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के साथ जाते हैं। 13 क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आप क्वेश्चन हमेशा जब पढ़ते हैं तो पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। विकास के सिद्धांत के बारे में पूछा है और कौन सा कथन गलत है। देखिए विकास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और विकास के में क्या आते हैं। विकास में हेरिडिटी भी आता है, विकास में वातावरण भी आएगा, परिवेश भी आएगा, सब मैंने आपको सब बताया कि क्वांटिटिव क्वालिटिव एंड डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फैक्टर्स भी बताए हैं मैंने आपको इफेक्ट करने वाले। तो अब चलिए ऑप्शन ए, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, रॉन्ग। मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट का कभी मापन नहीं होता है, कभी मापन नहीं होता है, ये क्वालिटिव होता है, नॉट क्वांटिटिव, ठीक है। विकास परिपक्व अधिगम पर आधारित है, हाँ। मैंने आपको बताया था मैच्योरिटी से और लर्निंग दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों साथ साथ हैं। और विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत प्रक्रियाएं, हाँ। मैंने आपको बताया था एच और ई दोनों इसको क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं, हेरिडिटी भी एंड इन्वायरमेंट भी। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं, हाँ। ये बात सही है क्योंकि प्रत्येक बच्चा तो जो होता है जब वो अपने डेवलपमेंट के हिसाब से जाता है तो सबका विकास जो होता है, सबका विकास जन्म से मृत्यु तक तो होता है, लेकिन सबका विकास विभिन्न तरीक़ों से होता है, विभिन्न वातावरण में होता है। तो सभी विकास के चरणों से गुजरते हैं, उनकी भिन्नताएँ, व्यक्तिगत भिन्नताएँ भी अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो हम जाएंगे ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हैं, बी बी सी बी डी बी, एंड ऑप्शन ए इज़ गलत क्योंकि विकास का मापन नहीं हो सकता। विकास केवल गुणात्मक परिवर्तन है, कैसा है, गुणात्मक परिवर्तन है। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट क्योंकि यह कथन क्या है, गलत है, ठीक है। 13 का ए इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डैश एंड डैश के विशेष अन्योन्य क्रिया का, ये तो आप आंसर बिना देखे भी दे देंगे। परिणाम विकास के विभिन्न मार्गों निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया किसकी अन्योन्य क्रिया होती है, एच और ई। आपको पता है वंशानुक्रम और पर्यावरण की अन्योन्य क्रियाएं जो होती हैं उसके विभिन्न मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है। हम ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि वंशानुक्रम पर्यावरण की अन्योन्य क्रिया क्या है। 14 का सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या एक सत्य है। देखिए ऑप्शन से पढ़ेंगे। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, समाजीकरण में विद्यार्थियों की बहुत थोड़ी भूमिका तो है। अगर हम बात करें विद्यालय समाजीकरण का मुख्य कारक है, कारक तो है लेकिन सबसे पहला कारक उसका क्या होता है, उसका होम होता है ना, विद्यालय नहीं होता। समाजीकरण का सबसे पहले कारक जो होता है उसका घर होता है, उसका वातावरण होता है घर का, ठीक है। उसके माता पिता हैं घर में, उसके दादा दादी हैं, तो समाजीकरण का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है बच्चे में। अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण कारक है, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण कारक की बात की जाए तो विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है।
समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका होती है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय विद्यालय आकर ही तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है, समाज में रहना सीखता है, एक माहौल बनाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा बच्चा जब जाता है विद्यालय, तो उसे क्या होता है, नए जब विद्यालय जाएगा, नए नए क्या बनेंगे, दोस्त बनेंगे। जब नए दोस्त बनेंगे तो वो क्या रहेगा, एक ग्रुप में रहना स्टार्ट करेगा। जब ग्रुप में रहेगा तो क्या होगा, तो उससे वो बातचीत करना सीखेगा सभी बच्चों में। तो एक सामाजिक जो है उसका सामाजिकरण, सामाजिक व्यवहार सीख जाएगा और समाजीकरण हो जाएगा बच्चे का। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। तो बी 15 का बी इज़ करेक्ट। तो आज बस इतना ही। कल करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।